आज हमारे समाज में मासिक धर्म को लेकर जो सोच है, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आपको शायद ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि यह धारणा असल में काफी नई है और ये उस लंबे इतिहास से बिल्कुल अलग है जहां इसे बहुत ही सहजता से स्वीकार किया जाता था। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम में से कई लोगों ने जरूर सुना होगा। अचार नहीं छूना, मंदिर में नहीं जाना, रसोई से दूर रहना, आखिर मासिक धर्म से जुड़ी ये सारी पाबंदियां आई कहां से? इन सवालों का जवाब पाने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसे दौर में जब मासिक धर्म को देखने का नजरिया आज से एकदम बिल्कुल ही अलग था। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। चाणक्य के जमाने से लेकर शारंगधर के समय तक, यानी 1700 साल से भी ज्यादा, एक बहुत लंबे अरसे तक मासिक धर्म को एक नेचुरल प्रोसेस, एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखा जाता था, किसी अशुद्धता की तरह नहीं। ये वाकई में एक बहुत लंबा दौर था। लेकिन फिर कुछ बदला। मध्यकाल के बाद किसी मोड़ पर यह सदियों पुरानी समझ कहीं गुम हो गई और इसकी जगह एक नई, एक नेगेटिव सोच ने ले ली। तो समझने वाली बात यह है कि आज की जो धारणा है वो हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा से एक तरह का भटकाव है। यहां पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ हमारा प्राचीन विचार इसे कुदरती शारीरिक प्रक्रिया मानता था और दूसरी तरफ आज की पाबंदियां इसे एक अशुद्ध और अपवित्र काम की तरह देखती हैं। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब लौट कर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव आज लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। क्योंकि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये असल पाबंदियां हैं और सामाजिक मान्यताएं हैं। ये कुछ आम पाबंदियां हैं जो आज भी कई जगहों पर मानी जाती हैं। रसोई में जाने से लेकर पूजा पाठ तक, और तो और नहाने और एक्सरसाइज करने जैसी निजी चीजों पर भी रोक लगा दी जाती है। और अचार वाली बात तो खैर सबसे ज्यादा फैली हुई है। और ये जो कोट है ना, ये इन पाबंदियों का गहरा मनोवैज्ञानिक असर दिखाता है। सोचिए, जब किसी को बचपन से ही एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए गलत महसूस कराया जाता है तो मन में एक अपराध बोध, एक गिल्ट की भावना घर कर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम इतिहास और समाज से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, जहां एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी। सबसे पहले आज का मेडिकल साइंस क्या कहता है? देखिए, विज्ञान इसे शरीर की एक जरूरी क्रिया मानता है जिससे शरीर गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालता है। सबसे जरूरी बात, साइंटिफिक सोच में इसे कहीं भी अशुद्ध या अपवित्र नहीं माना गया है। 1993 इस साल को याद रखिएगा, क्योंकि ये साल इस विषय पर हमारी वैज्ञानिक समझ में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। डॉक्टर मार्गी प्रॉफिट, इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म सिर्फ शरीर से कुछ निकालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति का बनाया एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षा कवच है। तो ये काम कैसे करता है? इसके दो हिस्से हैं। पहला, गर्भाशय अपनी अंदरूनी परत को पूरी तरह से झाड़ देता है ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया को छिपने की जगह ही ना मिले। और दूसरा, जो ब्लड फ्लो होता है वो गर्भाशय की धुलाई करता है और खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स, बचे खुचे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। ये एक तरह की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। तो अब जब हमने इतिहास और विज्ञान दोनों की बातें सुन ली, चलिए इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। विज्ञान की ये जो नई खोज थी कि मासिक धर्म एक सफाई और सुरक्षा की प्रक्रिया है, वो असल में हमारे उसी प्राचीन भारतीय नजरिए से हूबहू मिलती है जो वक्त के साथ कहीं खो गया था। है ना कमाल की बात? ये चार्ट तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है हमारा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान जो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ है समाज में फैली आज की पाबंदियां जो इन दोनों से बिल्कुल अलग थलग खड़ी हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि आज की सामाजिक पाबंदियां सिर्फ बेबुनियादी नहीं है, बल्कि ये हानिकारक भी हैं। ये लोगों पर एक ऐसा मानसिक बोझ डालती हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए समाज के रवैये में एक बड़े बदलाव की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोग इस बेवजह के अपराध बोझ से बाहर निकलकर एक स्वस्थ और आजाद जिंदगी जी सकें। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं, तो फिर वो क्या वजह है कि हमारा समाज आज भी उन पुरानी बेबुनियाद पाबंदियों से चिपका हुआ है? सच तो यह है कि किसी का भी नजरिया इस बात पर टिका होता है कि उसे सिखाया क्या गया है, और यही सवाल हमारी पूरी चर्चा का बेस है। देखिए, किसी भी बदलाव के लिए ना पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझना पड़ता है, और यहां जड़ है मासिक धर्म से जुड़ी वो पुरानी सोच और झूठे विश्वास जो न जाने कब से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं।
स्रोत का ये एक सीधा और मजबूत कथन ही सारी कहानी बयां कर देता है। ये सभी विश्वास मिथ्या और सर्वथा निराधार हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो सारी बातें कि पीरियड्स के दौरान क्या करें और क्या न करें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन बेबुनियाद विश्वासों को अब पीछे छोड़ना ही होगा। सिर्फ तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां वो हेल्दी और पॉजिटिव महसूस करें। अच्छा, तो फिर इसका हल क्या है? हल है ज्ञान। ज्ञान ही वो मशाल है जो अज्ञान के इस अंधेरे को दूर कर सकती है और आजादी का रास्ता दिखा सकती है। और देखिए, इस बदलाव को लाने की जिम्मेदारी दो लोगों पर सबसे ज्यादा है। पहली भूमिका है माताओं की, जिन्हें अपनी बेटियों के मन में डर बिठाने के बजाय इसे एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर समझाना चाहिए। और दूसरी भूमिका है समाज सुधारकों की, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ज्ञान की ये रोशनी हर घर तक पहुंचाएं। और सोचिए, जब समाज की सोच में ये सुधार आएगा ना, तो इसका कितना सीधा और पॉजिटिव असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ेगा। ये बदलाव उनके लिए सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी खुशी और आजादी लेकर आएगा। चलिए अब जरा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है पर्सनल हाइजीन से। ये सेहत और आजादी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, दो आदतें हैं जो किशोरावस्था से ही अपना लेनी चाहिए। पहली, रोज नहाना, और दूसरी, जो भी सैनिटरी नैपकिन या टैम्पॉन इस्तेमाल हो रहा है उसे रेगुलरली बदलना। ये दोनों ही आदतें इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और हाँ, अगर कोई टैम्पॉन इस्तेमाल करता है तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा प्लेन इंटरनल टैम्पॉन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डिओड्रेंट वाले टैम्पॉन होते ना, वो हर किसी को सूट नहीं करते और परेशानी पैदा कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सेफ्टी वार्निंग समझिए इसे। टैम्पॉन को कभी भी बहुत ज्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे नियमित रूप से बदलना बेहद जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है, यानी जिंदगी पर लगे बेबुनियाद प्रतिबंधों को तोड़ने और एक एक्टिव जिंदगी जीने पर। ये लाइन अपने आप में एक बहुत मजबूत संदेश देती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये हमें याद दिलाता है कि दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, खासकर तब जब वो राय पुरानी और बेबुनियाद हो। वही करना चाहिए जो अपने लिए सही लगता है। तो मतलब साफ है, इन दिनों में किसी भी तरह की कोई पाबंदी क्यों हो, नाचना, गाना, धूम मचाना, घूमने जाना और अगर मन हो तो खूब खेलना, ये सब तो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी को किसी भी तरह से रोकना नहीं चाहिए। अब बात आती है खाने पीने की, तो यहां भी कोई खास परहेज की जरूरत नहीं है। बस नमक थोड़ा कम लेना अच्छा रहता है। खूब हरी सब्जियां और दूध लेना चाहिए ताकि शरीर में आयरन और विटामिन्स की कमी ना हो। और हाँ, आसानी से पचने वाला खाना बेहतर होता है। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, अगर कभी एनीमिया या शरीर में खून की कमी की शिकायत हो तो कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12 जैसी गोलियां बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। मतलब पूरी रात की नींद लेना और जो भी आपका एक्सरसाइज रूटीन है उसे जारी रखना। अगर कब्ज की शिकायत होती है तो खूब सारा पानी पिएं, सलाद और फल खाएं, इससे फायदा होता है। और आखिर में हम उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जो हमारे अंदर के स्वास्थ्य को हमारे शरीर से जोड़ती है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, सहज रहकर जीना सचमुच एक कला है। मतलब जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जिनमें पीरियड्स जैसी नेचुरल प्रोसेस भी शामिल हैं, उन्हें बिना किसी स्ट्रेस या डर के एक्सेप्ट करना। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, ये मेंटल पीस के बारे में है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा मन शांत और स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सच्ची तंदुरुस्ती हमेशा अंदर से शुरू होती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सहजता और सेहत की ये जो कला है, इसे सीखने की शुरुआत आखिर कोई कहां से करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।